नमस्ते। क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। भारत वेस्टइंडीज से दूसरा टी20 हार गया। अब इसको लेकर तमाम आलोचनाएं हो रही हैं कि भारत वेस्टइंडीज से दूसरा हार गया, और कई बार जो बाहर के जो देश हैं, खासकर पाकिस्तान में तो ये कहा जा रहा है कि भारत की शर्मनाक हार है, ऐतिहासिक हार है। सब कुछ ठीक है, ये मैच भी हार गए, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि भारत इस समय विराट कोहली के बिना, रोहित शर्मा के बिना, बुमराह के बिना, मोहम्मद शमी के बिना 4 खिलाड़ी हुए। इसके अलावा कुछ अहम प्लेयर एक दो और हैं जो नहीं खेल रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि श्रेयस अय्यर जो वनडे में खेलते हैं, वो भी इस सीरीज में वनडे में भी नहीं खेले थे। अब टी20 में भी वो खैर वो खेल नहीं रहे हैं, बहुत समय से नहीं खेल रहे लंबे। अगर उनको जोड़ेंगे तो 5 प्लेयर हो गए। और भी एक दो प्लेयर हैं जिनका नाम लेंगे तो टी20 में वो 5-6 ऐसे करके 5-6 बड़े मेन खिलाड़ी होंगे। आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये वो टीम तैयार हो रही है जो टी20 आने वाले वर्ल्ड कप के लिए खेलने वाली है। अब आप कह रहे होंगे कि मैं ये क्या बोल रहा हूं, इतना खराब परफॉर्मेंस भारतीय टीम का है और उसके बाद मैं भारतीय टीम का बचाव कर रहा हूं। दरअसल मैं भारतीय टीम का बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं वो बात कर रहा हूं जो बीसीसीआई और उसके जो तमाम पदाधिकारी हैं और उसके बाद जो कोच है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब बात भी उनकी सही है, लेकिन ये देखिए कि वेस्टइंडीज से भारतीय टीम कभी लगातार 2 वनडे 2 टी20 कभी नहीं हारी थी, और ये पहला मौका है जब भारतीय टीम 2 लगातार टी20 वेस्टइंडीज से हारी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही कि वेस्टइंडीज का जो परफॉर्मेंस है वो तो अपनी जगह पर अच्छा है ही, और उसके जो प्लेयर्स जो अमेरिकन जो मेजर क्रिकेट लीग खेल कर आए हैं उसका इंपैक्ट दिख रहा है। खासकर बात करें अगर पूरन की, जिस तरह से पूरन ने वो अपना पूरा खेल दिखाया, वो पूरा इंपैक्ट उसका दिख रहा था। पिछले 1-2 साल में मैं बार बार बता रहा हूं कि उनके खेल में बहुत चेंजेस आए हैं जब से वो कप्तानी छोड़ी है उन्होंने। लेकिन भारतीय टीम की तरफ से जो बैटिंग हुई है, बॉलिंग को आप जो दोष नहीं दे सकते। बॉलिंग ने 152 रन डिफेंड करने की कोशिश की और 8 विकेट तक गिराए वेस्टइंडीज के, जो कल मैच हो रहा था। और भारतीय टीम को लेकर आप आलोचना तभी कर सकते हैं जब आप ये कह सकते हैं कि बॉलिंग ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, जब रन उस तरह के हैं, बड़े रन हैं और उसके बाद नहीं कर पाई हो। बॉलिंग को लेकर आप ये बोल नहीं सकते। बैटिंग को लेकर कह सकते हैं, बैटिंग में भारतीय टीम की ओपनिंग पेयर बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप रही। वनडे में जितना अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया, 90 रन की 2-2 बार साझेदारियां की शुभमन गिल और बात करें ईशान किशन की, उसी तरह का ठीक उसके उल्टा परफॉर्मेंस जो है वो टी20 में रहा। टी20 में ऐसा लग रहा है कि शायद जो है वो जोड़ी बदलनी पड़ेगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यशस्वी जायसवाल की एंट्री हो सकती है शुभमन गिल के जगह पर। ईशान किशन का परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शुभमन गिल की जगह शायद यशस्वी जायसवाल आ जाए, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस पूरे वेस्टइंडीज दौरे पे बहुत अच्छा नहीं रहा है। सूर्य कुमार यादव का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। बात करें संजू सैमसन का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं भारतीय टीम के परफॉर्मेंस की। ओपनिंग पेयर की बात करें तो ओपनिंग पेयर में शुभमन गिल का परफॉर्मेंस अगर बात करें तो पिछले कुछ पारियों में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। 6, 7, 10, 5 ऐसे वो रन बनाते रहे हैं टी20 वनडे में भी, जबकि वो इस साल सबसे अच्छे बात करें अगर कि परफॉर्मेंस उनका रहा है और अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। वो सेंचुरी, डबल सेंचुरी, इस तरह की परफॉर्मेंस रही है टेस्ट, वनडे, टी20 सभी में। लेकिन जब से वेस्टइंडीज दौरे पे आए हैं तब से उनका बल्ला नहीं चल पा रहा है, और टी20 में तो एकदम ही नहीं चला है। 7 रन, 5 रन, 10 रन, इस तरह से उन्होंने रन बनाए हैं। कल भी उन्होंने 7 रन बनाए। ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि शुभमन गिल बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में नजर आ रहे हैं। जो उनकी बैटिंग को देखकर लग रहा है वो अक्सर इस तरह की गलतियां नहीं करते। जिस तरह की बल्लेबाजी विराट कोहली करते हैं कि छोटे स्कोर को बड़े स्कोर में कन्वर्ट करने की वो काबिलियत वो रखते हैं, लेकिन जब से टी20 शुरू हुआ है शायद वो मिस कैलकुलेट कर रहे हैं या मिसजज कर रहे हैं वहां की पिच को भाप नहीं पा रहे हैं शायद। और बॉलर्स को मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे हैं जो भारतीय बल्लेबाज हैं, क्योंकि भारतीय टीम ने एकदम से पूरी नई टीम उतारी है अगेंस्ट द वेस्टइंडीज के, और वो वेस्टइंडीज की टीम नहीं है जो वनडे खेल रही थी या टेस्ट खेल रही थी। अभी इस समय में हेटमायर आ चुके हैं, पूरन आ चुके हैं। आप उनका इंपैक्ट देखिए, पूरन ने लगातार दूसरी हाफ सेंचुरी लगाई है भारतीय टीम के खिलाफ टी20 में, और उनकी 5 वो हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं भारत के खिलाफ। और ये जोश बटलर के बाद सबसे, मतलब जोश बटलर दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पर बात करें तो पूरन है। तो पूरन का ये जो परफॉर्मेंस है वो लाजवाब है, और पूरन भारतीय टीम के खिलाफ 524 रन बना चुके हैं, जो कि भारत के खिलाफ बनाया गया टी20 में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के जो प्लेयर्स हैं उनका नाम है।
एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय टीम जब खेल रही है तो वो वेस्ट इंडीज की टीम को उस तरह से मुझे लगता है कि वो वजन नहीं दे पा रही है या अहमियत नहीं दे रही है जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और टीमों के खिलाफ देती है। शायद वो उसे हल्के में ले रही थी क्योंकि टी20 और टेस्ट, वनडे और टेस्ट जीतते हुए आए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है, और खासकर नई टीम है तो उन्हें उस वजन से या उस तरह से नहीं खेल पा रहे हैं। आप देखिए पूरी बैटिंग लाइनअप देखिए, व्यक्तिगत परफॉर्मेंस किसी का अच्छा नहीं रहा है। मैंने शुभमन गिल के बारे में बात की। शुभमन गिल टेक्निकल तौर पे अभी भी बहुत ही फिट नजर आ रहे हैं, लेकिन वो जल्दबाजी कर रहे हैं और पिच को मिसजज कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है, जब आप शुभमन गिल की बैटिंग स्टाइल को देखेंगे तो वो थोड़े से चेंजेस नजर आ रहे हैं टी20 में, वनडे को छोड़ दिया जाए तो। अब बात करेंगे हम सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार यादव के इसलिए क्योंकि वो वन डाउन पे की तीसरी पोजीशन पे उतरते हैं। सूर्य कुमार यादव को लेकर लगातार ये बात कही जा रही है कि उनका परफॉर्मेंस में गिरावट आ रही है। क्यों आ रही है ये समझ में नहीं आ रहा, जल्दबाजी में है क्या है, क्योंकि वनडे में परफॉर्मेंस उनका गिरा है। पिछले मैचेस में टी20 में उनका परफॉर्मेंस शानदार रहा है, लेकिन अभी के 2 टी20 में तो वो नजर नहीं आया है। तो उनके, मुझे लगता है उनकी बैटिंग पे ज्यादा शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उस तरह के प्लेयर हैं जो मुझे लगता है कि एक टाइम लेने के बाद अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और मैच जिताऊ पारी खेलेंगे। ये बार बार देखा गया है और उन्होंने हमेशा किया है, ये करके दिखाया है। बड़े प्लेयर हैं, थोड़ा समय लगते हैं, लेकिन वनडे में वो नहीं चल पाते, लेकिन टी20 में उन पर शक नहीं करना चाहिए। जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है पिछली कुछ पारियां आप देख लीजिए, जिस तरह का अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस उन्होंने दिया, चाहे इंग्लैंड की वो धरती पर जाकर उन्होंने किया हो, चाहे बाद में और देशों में जाके उनकी धरती पर उन्होंने बड़ी पारियां खेली हों और शतक भी लगाए हों, तो आप उन पर शक नहीं कर सकते। दूसरा, भारत में उन्होंने अच्छी पारियां खेली हैं जब ऑस्ट्रेलियन टीम आई थी और टीमों के खिलाफ वो अच्छा परफॉर्मेंस किया। अभी 2 टी20 में वो नहीं चल पा रहे हैं, मुझे लगता है मिसकैलकुलेशन उनसे भी हो रही है। जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, कल वो अनफॉर्चुनेटली रन आउट हुए, लेकिन उससे पहले जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, आप देखेंगे कि वो रन छोटे जो स्कोर है उसको बड़ा एक स्कोर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 20-24 के 20 और 30 के बीच में वो रुके हुए हैं। मुझे लगता है जैसे ही वो क्लिक करेंगे वो एक बड़े परफॉर्मेंस देंगे और मैच जिताऊ पारी खेलेंगे। तो मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव पे ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आपको लग रहा हो कि सूर्य कुमार यादव से उम्मीद ज्यादा है, तो इस कारण से थोड़ा सा दुख, थोड़ी तकलीफ हो रही होगी फैंस को, जिस तरह से विराट कोहली को लेकर होती है। बात करें संजू सैमसन की। संजू सैमसन को अगर देखा जाए तो संजू सैमसन की कुछ पारियां इस तरह की रही हैं, मैं उसके बारे में चर्चा करता हूं। संजू सैमसन ने पिछली 5 पारियों में किस तरह से बैटिंग की है। 30 रन, 15 रन, 5 रन, 12 रन, 7 रन पिछले जो कल मैच हुआ जो दूसरा टी20 उसमें उनका। तो संजू सैमसन को अब बार बार कहा जा रहा था कि उन्हें मौके नहीं दिए जा रहे, टैलेंटेड प्लेयर है। अब 5 पारियां हो चुकी हैं, अब उनको इन 5 पारियों में अगर देखा जाए तो वो 30 रन भी क्रॉस नहीं कर पाए हैं। हाफ सेंचुरी तो दूर की चीज है। तो यानी संजू सैमसन पे तो एक बड़ा सवाल लग ही गया है। हालांकि बहुत पंचुअल प्लेयर है, बहुत ज्यादा मैच्योर हैं, उन्हें पता है कि परिस्थिति के अनुसार कैसे बैटिंग करने हैं। वनडे में आप उनको देखिए, पिछले वनडे में उन्होंने किस तरह की बैटिंग की, हाफ सेंचुरी लगाई थी। लेकिन जब आप देखेंगे तो वो, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जो मैनेजमेंट है वो उनके जो क्रम है, बैटिंग ऑर्डर है, वो उसको मुझे लगता है वो ठीक से उनके साथ न्याय नहीं कर पा रहा। आप देखिए वनडे में जब आप देखेंगे तो दूसरे तीसरे वनडे में जब वो बैटिंग करने उतरे थे तो तीसरे चौथे नंबर पर उतरे। फिर जब जैसे टी20 में आए तो 6वें नंबर पर उतार दिया गया। उनको क्लियर करना चाहिए कि संजू सैमसन को किस क्रम पे उतारना है, क्योंकि वही संजू सैमसन जब जाते हैं आईपीएल खेलने तो अच्छा करते हैं। हालांकि आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में अंतर है, लेकिन फिर भी संजू सैमसन का रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है। उन्होंने वनडे में अच्छा परफॉर्मेंस इसी वेस्ट इंडीज के खिलाफ करके दिखाया भी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो उसके खिलाफ दोबारा परफॉर्मेंस इस तरह का हो। जो मुझे लग रहा है वो कुल मिला जुला के यही है। कुछ उनकी जो चीज है वो कहीं ना कहीं ईशान किशन की तरह है। ईशान किशन लगातार 50 लगाकर आ रहे थे, टी20 में भी लगाया उन्होंने, वनडे में भी लगा रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा वो पिछले 1-2 टी20 की बात करें, थोड़ा परफॉर्मेंस उनका डगमगाया है। ठीक संजू सैमसन वाली स्थिति है, लेकिन वो कंफर्म है, उन्हें पता है कि मुझे ओपनिंग पेयर पे ही उतरना है। उसके बाद उनसे थोड़े से प्रॉब्लम आ रही है उनके साथ। लेकिन संजू सैमसन के साथ एक दिक्कत यह है कि वो 6ठे नंबर पर उतर रहे हैं। वो शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। शायद मुझे लगता है कि उनके क्रम को लेकर है, वो अभी थोड़ा टाइम ले रहे हैं, लेकिन वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि लगातार जो उनका अगर आप देखेंगे जो उन्होंने रन पारियां खेली हैं वो बहुत ज्यादा मायूस करती है। मुझे लगता है संजू सैमसन की जगह यशस्वी जायसवाल आने वाले हैं,
जो मुझे लग रहा है शुभमन गिल रहेंगे, संजू सैमसन की जगह यशस्वी जायसवाल आएंगे, क्योंकि 5 पारियां होगी, उनके रन उतने अच्छे नहीं आए हैं। यशस्वी जायसवाल की बात करें तो आप उनको जानते हैं, जिस तरह से उन्होंने 625 रन बनाए, 624 625 रन बनाए थे आईपीएल में 14 पारियों में, और उसके बाद वो सर्वाधिक रन थे आईपीएल के। वो एक मतलब आप कह सकते हैं एक्सीलेंट पारी रही है, और वो इंतजार कर रहे हैं डेब्यू का। आप उनको टेस्ट में देख चुके हैं, टेस्ट में बड़ी पारी खेल चुके हैं वो, और मतलब दोहरे शतक की ओर जाते हुए कुछ रन से शॉर्ट रह गए थे। तो ये दिखाता है उनकी कैपेबिलिटी, कैलिबर, और मुझे लगता है कि उनके आने से बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि टी20 में वो लाजवाब पारी खेलते हैं। आप उनकी बैटिंग देख चुके हैं आईपीएल में, बड़े फैन हो, मुझे लगता है बहुत लोग उनके बहुत कम समय में फैन बन चुके हैं। इसके अलावा ये तो क्रम की बात हो गई। बात करें अगर सूर्य कुमार यादव की, बात करें अगर शुभमन गिल की और संजू सैमसन की, लेकिन एक प्लेयर ऐसा है जिसने आते ही बहुत ही कम उम्र में धमाल मचा के रख दिया है, और ये रोहित शर्मा का विश्वास रहा है जिन्होंने लाया है। तो 2 प्लेयर ऐसे रहे हैं, ईशान किशन, जिन्होंने ईशान किशन अच्छा कर रहे हैं और मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं, तिलक वर्मा जो कि मुंबई इंडियंस की तरफ खेलते हैं, और अब जब से आए हैं वो भारतीय टीम में, टी20 में जब से पदार्पण किया उन्होंने, आप उनकी परफॉर्मेंस देखिए पिछले मैच की। 39 रन उन्होंने बनाए थे, 26 बॉल पे बनाए थे। फिर उसके बाद अब इस मैच में उन्होंने जिस तरह से 50 उन्होंने 50 रन की पारी खेली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 20 साल का युवा जिस तरह का टेक्निकली वो साउंड लग रहे हैं, जिस तरह की बेखौफ पारियां खेलते हैं, वो देखकर आपको लगेगा कि ये कोई बहुत ही मैच्योर, बहुत ही पुराना खिलाड़ी, यानी 25-30 की एज का कोई प्लेयर खेल रहा हो। तो उनसे मुझे लगता है कि बहुत सारे प्लेयर्स को समझना चाहिए कि बेखौफ किस तरह से खेलना है, निडर होकर किस तरह से खेलना है, और पिच के हिसाब से जजमेंट किस तरह से रखना है। भारतीय पिच के अनुसार वेस्ट इंडीज की पिचेस हैं, उसके बाद भी मिसकैलकुलेशन भारतीय प्लेयर्स से बार बार हो रहा है, और यहाँ पर संजू सैमसन को तिलक वर्मा से सीखना चाहिए, और बात करें शुभमन गिल को तिलक वर्मा से सीखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तिलक वर्मा एक बेस्ट परफॉर्मेंस, और मुझे लगता है कि स्टार परफॉर्मेंस, उनका जो परफॉर्मेंस है वो लगातार जारी है, एक के बाद एक लगातार जारी है। उन्होंने मौके को भुनाने की कोशिश की है बेसिकली। ये शुभमन गिल की बात करें तो उनको 3rd ओडीआई में उन्होंने 85 रन बनाए थे, उसके बाद पूरी की पूरी वेस्ट इंडीज सीरीज में उनके रन 50 भी, हाफ सेंचुरी नहीं आ पाई है। इस तरह का परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं, और इतने खराब परफॉर्मेंस उन्होंने दिए हैं जिस तरह से चल रहा है। तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल पे भी बहुत दबाव होगा, उनको एक मौका जरूर मिलेगा, मुझे लग रहा है 3rd ओडीआई में भी, क्योंकि भारत के लिए वो करो या मरो का मुकाबला है। बात करते हैं भारत के परफॉर्मेंस की, बॉलिंग की। तो भारत ने जो बात करें अगर हार्दिक पांड्या की, तो उन्होंने 4 ओवर में 35 रन देके 3 विकेट लिए। 3 विकेट लिए जरूर है, लेकिन 35 रन दिए हैं। 35 रन मुझे लगता है कम के जो कम स्कोर भारत ने 152 रन का टारगेट रखा था, उसके हिसाब से बहुत ज्यादा है। क्योंकि 35 रन की बात करें तो मुकेश कुमार ने भी 34 रन दिए हैं, और मुकेश कुमार ने 35 रन मुकेश कुमार ने भी दिए हैं, वो 3.5 ओवर यानी लगभग 4 ओवर में उन्होंने भी दिए हैं। तो विकेट लेने की बात नहीं है, मुकेश कुमार ने विकेट लिए, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वो सब कुछ अच्छा है, लेकिन रन देखिए आप, रन कितना दे रहे हैं, टी20 में रन नहीं दे सकते। और यही एक कारण है कि उमरान मलिक बाहर चल रहे हैं। रन देने के कारण ही उमरान मलिक बाहर चल रहे हैं, जबकि उमरान मलिक की बॉलिंग आप जानते हैं किस तरह के बॉलर हैं, कितनी जबरदस्त बॉलिंग करते हैं वो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चहल की बात करें, मैं बार बार कह रहा था पिछले वीडियो में भी और उसके बाद भी, कि यजुवेंद्र चहल और कुलदीप यादव इस समय जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो एक दूसरे से, उनकी एक होड़ है कि कौन अच्छा परफॉर्मेंस करता है। यजुवेंद्र चहल कह भी चुके हैं कि कुलदीप यादव जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, मेरा उनसे कंपटीशन है। और देखिए कुलदीप यादव को चोट लगी नेट प्रैक्टिस के दौरान, तो जैसे यजुवेंद्र चहल को मौका मिला, उन्होंने एक ही ओवर में 16वां ओवर सबसे इंपॉर्टेंट ओवर था कल के मैच में, जिसमें यजुवेंद्र चहल ने 2 बड़े इंपॉर्टेंट विकेट लिए, उसके बाद तीसरा विकेट लिया। तो 3 उनका जो कैलकुलेशन है वो ये है कि 3 ओवर में 9 विकेट लेकर 2 इंपॉर्टेंट विकेट उन्होंने लिए, तीसरा विकेट उन्हीं के जरिए मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात है कि बात करें अगर जिस तरह से भारत की बैटिंग रही, वो 76 पे 4 था। फिर तिलक वर्मा के साथ अभी मैं बैटिंग पे आ रहा हूँ, ये बॉलिंग का एक कैलकुलेशन था जिसको लेकर मैं बॉलिंग में एक बात कहूंगा कि भारतीय टीम को एक बैटर की कमी खल रही है, और वो बार बार खल रही है। पिछले टी20 में 2 टी20 में दिख चुका है। तो देखते हैं कि तीसरे मैच में क्या कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बॉलर्स को इसके कारण बहुत प्रॉब्लम हो रही है बॉलिंग करने में, और स्कोर छोटा होने के कारण। दूसरी सबसे बड़ी बात अब मैं दिखाता हूं आपको कि 76 रन पे 4 विकेट भारतीय टीम, मैं आपको बताने की कोशिश अब बैटिंग को लेकर कर रहा हूं। 76 पे 4 विकेट गिर चुके थे भारत के। तो हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे, तो मुझे उस पर कोई शक नहीं है। हार्दिक पांड्या लगातार कोशिश कर रहे थे, हिट भी लगा रहे थे, छक्के भी लगाए उन्होंने, लेकिन तिलक वर्मा उस दौरान मुझे लगता है कि वो लीड कर रहे थे, हार्दिक पांड्या लीड नहीं कर रहे थे। कि बैटिंग में, पूरी बैटिंग को कल की अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ तिलक वर्मा ने लीड किया है, बाकी किसी ने लीड नहीं किया है, किसी ने भी नहीं, हार्दिक पांड्या ने भी नहीं। तो 100 रन क्रॉस किया। उसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है
कि कल तिलक वर्मा के नाम भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रही। उन्होंने टी20 में जो है वो फास्टेस्ट सेंचुरी जो है वो रोहित शर्मा के बाद दूसरे नंबर पर आ गए हैं। फिर पहले नंबर पर रोहित शर्मा है, दूसरे नंबर पर तिलक वर्मा है, तीसरे नंबर पर ऋषभ पंत है, चौथे नंबर पर रॉबिन उथप्पा है। तो ये भारतीय क्रम है जो सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगा चुका है टी20 में। बात करते हैं हार्दिक पांड्या की, तो मुझे जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लगी कि हार्दिक पांड्या की जो कप्तानी है वो मुझे गलत लगी, क्योंकि 16वें ओवर में जिस तरह से ये बैटिंग बॉलिंग में दोनों कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ लैक ऑफ परफॉर्मेंस हुआ है उसको लेकर, इसलिए दोनों बैटिंग में भी बता रहा हूँ भारत ने कहाँ की गलती की, बॉलिंग में भी। बॉलिंग की बात करें, एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे और भी लगी, वो ये कि जब हार्दिक पांड्या बॉलिंग बार में दे रहे थे तो 16वें ओवर में जैसे ही उन्होंने यजुवेंद्र चहल को बॉलिंग दी, यजुवेंद्र चहल ने 2 विकेट लिए। 17वें ओवर में मुकेश कुमार ने 5 रन दिए। 18वें ओवर में फिर ये बहुत बड़ी गलती हुई कि यजुवेंद्र चहल को बॉलिंग नहीं दी गई। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा रॉन्ग डिसीजन था, क्योंकि उसके कारण भारत के हाथ से मैच छिटक गया। शायद यजुवेंद्र चहल होते तो वो मैच निकल जाता, क्योंकि मुकाबला उस समय बराबर का चल रहा था। 24 बॉल पे 23 रन या 25 रन इस तरह के कुछ चाहिए थे, तो भारत के हाथ में था मुकाबला। 8 विकेट गिर चुके थे। तो अलजारी जोसेफ ने तो जो 17, 23, 20, 25 रन की पारी खेली वो खेली, लेकिन भारतीय बॉलर्स वो मैच जीत सकते थे, मेरा ये मानना है। वहां पे गलती हुई कप्तानी में, यजुवेंद्र चहल में। भारतीय बॉलिंग भी एक्सीलेंट रही है, लेकिन कप्तानी में बहुत बहुत बड़ी गलती हुई है कल। बात करें अगर वेस्ट इंडीज की, तो वेस्ट इंडीज की भी परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं रही थी। उन्होंने जो शुरू में जैसे ही अपना शुरू किया सारा मैच, तो हार्दिक पांड्या ने बैक टू बैक विकेट्स लिए, उसके बाद 2 रन पे 2 विकेट गिरे, तो उसके बाद भारतीय टीम के लिए एक मौका वहां भी बना था। यानी शुरू में और अंतिम के 16 से 20 ओवर के बीच का जो मुकाबला है वहां भारतीय टीम हार गई। पहले ओवर से 5 ओवर के बीच में और अंतिम 16 ओवर से 20 ओवर के बीच में भारतीय टीम ये मुकाबला हारी है। यानी 10 ओवर ये अहम जो शुरू के और अंतिम थे उनमें हारी है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अर्शदीप और बात करें बिश्नोई की जो बॉलिंग चल रही थी, मुझे जो उन्होंने बैटिंग की वो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरह से वो एक बॉलर है, उसके बाद छक्का बिश्नोई ने लगाया, अर्शदीप ने चौका लगाया, उसकी बदौलत 152 रन भारत ने बनाए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बॉलिंग में परफॉर्मेंस करना चाहिए बिश्नोई को, वो उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिया। वो कुलदीप यादव की जगह उनको लाया गया था। कुलदीप यादव का परफॉर्मेंस पिछले मैच में बहुत अच्छा रहा था, लेकिन चोटिल होने के कारण वो नहीं खेल रहे थे। अब बिश्नोई से ये मुझे देखना होगा कि तीसरे टी20 में किस तरह का परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि बिश्नोई से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन बिश्नोई उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। उन्होंने रन भी दिए हैं कल, मैंने बताया आपको। दूसरी सबसे बड़ी बात, अब देखिए परफॉर्मेंस की बात करें बैटिंग ऑर्डर की, तो जो मैं बॉलिंग बैटिंग दोनों पे जा रहा हूँ। तिलक वर्मा 51, ईशान किशन 27। ईशान किशन की बार बार कह रहा हूँ कि वो हड़बड़ाहट में खेल रहे हैं, वो रुक कर खेलेंगे, बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उनके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वो रुक कर नहीं खेल रहे। हार्दिक पांड्या तो जो खेला उन्होंने 30 रन 32 रन बनाए, वो अपनी जगह पर है ही। ये भारतीय क्रम की बैटिंग और बॉलिंग का एक पूरा चर्चा थी। अब मैं बात करता हूँ वेस्ट इंडीज की, तो निकोलस पूरन ने भारतीय टीम के हाथ से मैच छीन लिया। निकोलस पूरन ने जिस तरह 67 रन बनाए, वो दिखाता है कि उनकी काबिलियत तो है ही, अब इसमें कोई शक नहीं है। और उनके बॉलर्स की बात करें तो अकील हुसैन, शेफर्ड, जोसेफ ने 2-2 विकेट लेकर भारतीय बॉलर बैटिंग की कमर तोड़कर रख दी। और भारतीय बैटिंग ने मैंने पूरी चर्चा की ही किस तरह से खेल रहे हैं वो। तो पहला, दूसरा, तीसरा ओवर में जिस तरह से भारतीय बॉलिंग रही, फिर उसके बाद कायल मायर्स ने जिस तरह से सूर्य कुमार यादव को आउट किया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो कुल मिला के जो कल का मैच था वो ये था कि भारतीय टीम ने अपनी गलतियां की। ओपनिंग पेयर नहीं चला, तीसरे क्रम का बल्लेबाज नहीं चला, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, शुभमन गिल, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव नहीं चले। फिर छठे नंबर पे बात करें संजू सैमसंग नहीं चले, यानी 4 मेन बल्लेबाज नहीं चले। मेन तिलक वर्मा चले, जो कि एकदम नए बैटर्स हैं, नए बैटर हैं, और भारतीय टीम में आगाज किया है उन्होंने। तो कुल मिला के भारतीय बल्लेबाजी को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। यशस्वी जायसवाल के आने से भारतीय बल्लेबाजी मजबूत होगी, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं, कोई सीनियर प्लेयर बैटिंग में उस तरह का नहीं है। तो अब ये भारतीय बल्लेबाजी की अग्नि परीक्षा है। मुझे लगता है यही टीम रहनी चाहिए और यशस्वी जायसवाल को ऐड करना चाहिए, और यही टीम मुझे लगता है कि इस पे मेहनत जो बीसीसीआई है वो कर रही है कि 2024 का जो टी20 वर्ल्ड कप होगा, यही टीम आगे उतारी जाएगी। शायद हम हार से थोड़े परेशान जरूर हैं, लेकिन ये टीम अच्छा कर रही है, थोड़ा और अच्छा करेगी जब जैसे से खेलती जाएगी। देखते रहिए।